हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 5 तक की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे अपने डे 6 को शुरू करेंगे और अपने इस डे 6 में आज हम जानेंगे कि आखिरकार हरित गृह गैसें क्या होती हैं, काला, हरा, नीला, भूरा कार्बन क्या होता है, आईपीसीसी क्या होती है और कार्बन कैप्चरिंग के साथ साथ कार्बन क्रेडिट और बायोचार के साथ साथ हरित भवन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल कवर होने के बाद पूरा वीडियो, जितनी भी आपके मन में संदेह और शंकाएं होंगी वो पूरी समाप्त हो जाएंगी कार्बन से रिलेटेड। तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 6 है। आज हम यहाँ पे 6 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। हरित गृह गैसों के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि काला कार्बन क्या होता है, हरा कार्बन क्या होता है, नीला क्या होता है, भूरा क्या होता है, आपस में इनके मध्य डिफरेंस क्या होता है, अंतर सरकारी पैनल क्या होता है, कार्बन कैप्चरिंग क्या होता है, कार्बन क्रेडिट के साथ साथ बायोचार और हरित भवन क्या होता है। इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपने डे 5 तक की स्टोरी को काफ़ी अच्छे से सुना होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे। इनकी सभी पीडीएफ ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से आप हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड, वो है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा क्या है। जैसे कि आप हमेशा कई बार सुनते होंगे जलवायु और मौसम, तो अधिकांश बच्चों को जलवायु और मौसम के मध्य डिफरेंस नहीं पता हो पाता कि आखिरकार जलवायु और मौसम के मध्य डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक तौर पे बता दूं जलवायु और मौसम के मध्य डिफरेंस क्या होता है। जो मौसम होता है वो वास्तव में एक वर्ष में कई बार बदलता रहता है, उसे हम मौसम कहते हैं। जैसे आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी, आपको शीत ऋतु मिलेगी, आपको वर्षात मिलेगी, ठीक है, और आपको पतझड़ या कहें कि मानसून के पहले की स्थिति मिलेगी। तो ये सभी क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं जो एक वर्ष में कई बार बदलती हैं। तो इसी को कहते हैं मौसम। आपने एक गाना सुना होगा ना कि मौसम की तरह बदलते हो, ठीक है। मैं गा के नहीं सुनाने वाला, मुझे फिल्मी गाने उतने अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो मौसम यही चीज़ होता है कि बहुत जल्दी आप बदलते हो। गाने में कहीं आपको ये नहीं दिया जाएगा कि जलवायु की तरह बदलते हो। जलवायु का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम पीरियड, बहुत लंबा टाइम पीरियड का मतलब आप ये समझो 100 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अरल सागर के बारे में 2018 और 17 में चर्चा रह रही थी। क्या थी कि अरल सागर जो है वो सूख रहा है, अर्थात जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रहा है। मतलब कि उसे 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, इनमें टाइम उसका स्पेंड होने लगा। और जब टाइम स्पेंड होने लगा, किसी तरह की उसको बारिश नहीं मिल पाई पर्याप्त मात्रा में, तो हमने आगे एक वर्ड लगा दिया जलवायु। समझ गए। अब जैसे आप पढ़ते होंगे कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये समिट आयोजित किया जा रहा, तो मतलब क्या होता है, हर वर्ष चेंज होने वाले क्लाइमेट को नहीं कहा जा रहा, बल्कि आगे आने वाले समय में। इसीलिए आप देखना उसमें टाइम पीरियड क्या दिया जाएगा, 2015 से 2030 तक 15 वर्षों का टाइम पीरियड। ऐसा तो देगा नहीं कि 2015 के जनवरी से 2016 की फरवरी तक, ऐसा नहीं देगा। अगर ऐसा देगा तो मौसम, ठीक है, 15 वर्ष का टाइम देगा तो जलवायु। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी इंटरव्यू में पूछ सकती है या मे बी प्रीलिम में भी पूछ सकती है कि जलवायु और मौसम के मध्य क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप आसानी से बता देंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होता है। यानी कि जितना मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया उसी को शॉर्ट में यहाँ बताया गया है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मान लो मौसमी घटनाएं 1 वर्ष में 4 हुई, 2 वर्ष में फिर 4 हो गई, फिर अगले वर्ष 4 हो गई, तो ये 12 हो गई। इन 12 का जो औसत है, ठीक है, उसको हम जलवायु कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 तो ये हो गया और 3 इसका ऐसे निकाल दो, वो औसत नहीं, ठीक है, टोटल का मतलब। क्लियर। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि जलवायु में और मौसम में क्या डिफरेंस होता है। अब आपसे जो एक क्वेश्चन और प्रीलिम में पूछता है वो ये कि किसी भी स्थान की जलवायु को
चेंज करने में या उसको मापने में कौन कौन से कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। तो पहला तो तापमान, टेम्परेचर क्या है, वर्षा, हिम का मतलब बर्फ। देखिए जब भी आप यूपीएससी में ज्योग्राफी का आंसर लिखेंगे ना, कभी भी आप बर्फ नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, आप कहीं पर भी पानी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को गाना याद आ रहा होगा, पानी पानी हो गई है ना, तो पानी मतलब नहीं आप यहाँ पे करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे जल। अब मैंने जल बोल दिया तो अब कुछ बच्चों को तुरंत याद आ गया होगा, सर पिछले वीडियो में आपने एक बार बताया था कि विवाह मूवी में वो बोलती है ना, जल ले लीजिए, अमृता राव, शायद में भी हीरोइन का नाम पता नहीं होता है, फिर भी ठीक है। तो जल वर्ड यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये उसकी मौलिक भाषाएं हैं, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताता बेसिक तौर पर। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वालों को, ज्योग्राफी पढ़ने वालों को भी मैंने देखा है, वो बर्फ ही लिखेंगे, कभी हिम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं कहता हूं जब आपको मेंस कराऊंगा, लेट्स क्रैक मेंस 2.0 1.0 सीरीज जो आपकी 12 अक्टूबर से शुरू होगी, वहां पे हम ये चीजें बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई। तापमान, वर्षा, हिम और पवन, ये सब डिसाइड करते हैं कि कहीं का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। यानी कि इनमें अगर चेंजेस आता है तो क्लाइमेट हम कहते हैं चेंज हो रहा है। क्लियर? इतनी बातें हो गई। चलिए अगली बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है हरित गृह गैसों के बारे में। हमेशा आप नाम सुनते होंगे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले तो ये समझ जाओ कि इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर तो गैसें अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कई बार कई जगह पे खेतों में या बड़े बड़ी मूवीज में आपने देखा होगा, पिक्चर में, वहां पे क्या दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक खेत बना है, ठीक है, होता है एक खेत ऐसा। इस खेत में लोग क्या करते हैं, इस खेत को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इन 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो इस आधे वाले हिस्से को ऐसे ऊपर तिरपाल से ढक देते हैं। तिरपाल का मतलब ऊपर पन्नी से, ठीक है। और पन्नी से कैसे, जैसे टेंट नहीं लगाया जाता, बिल्कुल वैसे ही ढक दिया जाता है। और जो तिरपाल ढकी जाती है ना, पन्नी, पूरी की पूरी पल्ली, वो वास्तव में हरी होती है। ध्यान देना, पूरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये पूरी हरी पल्ली होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आपको मैं बताऊं, स्ट्रॉबेरी वगैरह जो पकाई जाती है या उपजाई जाती है, तो उसको पकने के लिए ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसे कर दिया गया इस तिरपाल के अंदर, और पूरी तिरपाल को अंदर से बंद रखा गया हर तरीके से। तो क्या होता है कि जो सन होता है वो अपनी रेस जब यहाँ पे डालता है, उसकी जो विकिरण यहाँ पे पड़ती हैं, तो वो विकिरण यहाँ से वापस हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से वापस हो जाती हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये विकिरण को क्या करता है, जब ऊपर से आएगा तो ये हीट होगा और हीटनेस नीचे अंदर बढ़ती जाएगी, और अंदर जब हीटनेस बढ़ती जाएगी तो उसकी हीट बाहर तो निकलेगी नहीं, क्योंकि ये बंद होता है। सिंपल सी बात है, जैसे आजकल के आपके घरों के कमरे, ठीक है, आप मच्छर से बचने के लिए पंखा भी चलाते हो और क्या करते हो, कमरे को बंद कर देते हो, तो अंदर जो सफोकेशन की स्थिति हो जाती है उसी को समझो हरित गृह, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसी को हरित गृह कहते हैं कि ग्रीन हाउस। अब इसी में जो गैसें होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़े समय के बाद अपनी खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं कि हाँ थोड़ी बाहर से अच्छी ताजी हवा आए। इतनी बातें समझ गए। इन्हीं को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं और यही मानव के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और कहा जा रहा है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं हरित गृह गैसें वास्तव में खूबी क्या है। हरित गृह गैसें पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है ना, पृथ्वी का कई सारे वायुमंडल हैं, ऊपरी वायुमंडल, निचला वायुमंडल। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं, मतलब अर्थ के अंदर ही पाई जाती हैं, अर्थ के बाहर नहीं, बाह्यमंडल में नहीं पाई जाती हैं कि हाँ अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी खास बात कि वातावरण की उन गैसों से हरित गैसों का संबंध है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा, आपसे क्या कह देगा जानते हो? आपसे कहेगा कि बाबूजी एक बात बताइए, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो केवल प्राकृतिक होती हैं, केवल मानव जनित होती हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब, मानव जनित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। तो इस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे क्यों बना लो, ठीक है। दूसरी बात है कि जलवाष्प व CO2 अवरक्त विकिरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग में आएगा सर अवरक्त विकिरण मतलब क्या होता है। अवरक्त विकिरण का मतलब ये होता है कि जैसे ये सूर्य की रेस यहाँ पे पड़ी, ठीक है, पड़ने के बाद ये रेस जब वापस हुई, रिटर्न, ध्यान देना, पड़ी, अगर मान लो कोई व्हाइट है तो व्हाइट से रिफ्लेक्ट हुई, तो जो रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये क्यों होती है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन अगर इसको बादलों ने घेर लिया, मतलब जलवाष्प ने घेर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने घेर लिया, तो ये बेचारी वापस नहीं जा पाती, और जब नहीं जा पाती हैं तो अंदर और हीट को बढ़ावा दे देती हैं। इतनी बातें समझ गए हो। मतलब सीधी सी बात अगर मैं ये कहूँ, जैसे इस समय जो मौसम है, ठीक है, आप देखते होंगे बारिश होती होगी खूब, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद धूप आ गई, और धूप के बाद फिर से बादल आ गए, तो आप देखना होगा क्या कि उस दिन पूरे मतलब वातावरण में उमस रहती है, मतलब ना तो गर्मी लगेगी आपको, ना ही हवा चलेगी, बल्कि पसीना हल्का हल्का बॉडी से निकलने लगेगा और बॉडी चिपचिपी हो जाएगी, ठीक है। पंखा कितना भी चलाओगे गर्म हवा फेंकेगा, क्यों, क्योंकि बादलों से क्रॉस ही नहीं हो पाया, ठीक है, और यहीं पे अर्थ में मंडराता रहा। जब यहीं मंडराता रहा तो हमने कह दिया कि अच्छा जी ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि हरित गृह गैसों में कौन कौन गैसें शामिल हैं या कौन कौन नहीं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। पहली तो जलवाष्प शामिल है, आपको दे देगा कि हरित गृह गैसों के अंतर्गत निम्न में से किन किन को शामिल किया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो आपकी लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। 7 से 8 गैसें हैं, लिस्ट पता हो कि एक तो जलवाष्प है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना CO2 इसमें शामिल है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें हरित गृह गैसों में CO2 शामिल है, लेकिन भारत सरकार का जो वायु प्रदूषण सूचकांक है उसमें CO2 शामिल नहीं है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन घुमाया और इसीलिए बच्चों का गलत हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तीसरा बात है मीथेन, चौथी N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये चीजें हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या इसमें CO है, नहीं है, यानी कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण सूचकांक में शामिल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड किस में शामिल है, हरित गृह गैसों में, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है उसके द्वारा ओजोन का विघटन नहीं होता, परंतु ये एक प्रबल हरित गृह गैस है एवं जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहित करती है, ठीक है। जब आप ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन को डिप्लेशन, हालांकि मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस पार्ट में कि ओजोन का डिप्लेशन किन किन गैसों के कारण होता है, तो उसमें आता है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नुकसानदेह तो हो सकती है, बट ये ओजोन का विघटन नहीं करती है, ग्रीन हाउस गैस जरूर है, ठीक है। दूसरी खास बात, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा विनियमित किया जाता है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, भाई एक बात बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन से, यानी कि ओजोन को डिप्लेट करने वाली, ओजोन को क्षरित करने वाली जो गैसें होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्रतिबद्धता, कन्वेंशन का मतलब होता है कि हाँ ठीक है हम करेंगे, ठीक है। तो इससे नहीं किया जाता, इसको किससे किया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से आया था, UNFCCC से आया था। और आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में हमने काफी सारे आपको तथ्य बताए थे। एक क्या बताया था आपको, स्वच्छ विकास तंत्र बताया था, उत्सर्जन बाजार तंत्र बताया था, और हमने आपको बताया था क्योटो प्रोटोकॉल का अगला चरण नगोया प्रोटोकॉल, और उसी में क्या हुआ था बताइए, आइची लच्छाए थे। समझ गए, इतने तथ्य याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और पूछा भी है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्या Annex 21 से है, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात आती है यहाँ पे काला कार्बन, ठीक है। हरित गृह गैसों पे ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा प्रभु आप डीप में मत याद करना। आपको इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, आपको यूपीएससी का एस्पायरेंट बनना है, IAS बनना है, ना कि आपको पर्यावरण विज्ञानी, ठीक है। देखो एक बात आपको बताएं, हमेशा मैं आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं, यूपीएससी का एग्जाम कठिन कब हो जाता है, जब इसको पढ़ाने वाला व्यक्ति अपनी ज्यादा बुद्धि लगा देता है, ठीक है। एक तो तब कठिन हो जाता है, दूसरा कब कठिन हो जाता है, जब पढ़ाने वाला व्यक्ति कम बुद्धि लगाता है।
आप कहोगे सर ये तो कौन सी बात कर दी है, मतलब ये बिल्कुल वैसी स्थिति है यूपीएससी का एग्जाम, आप माने या ना माने, बिल्कुल बीना के तार की तरह। ना तो इतना इसको ढीला रखो कि बजे ही ना, और ना ही इसको इतना तेज कसो कि टूट जाए। समझ गए, बिल्कुल मध्यम प्रतिपदा पे चलना है, मध्यम मार्ग पे चलना है। और केवल यूपीएससी में नहीं, अपने जीवन में भी आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, तभी आप टॉप लेवल के बन पाएंगे लाइफ में। कोई भी, जितने भी लीडर, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर या जितने भी लीजेंड आज हुए हैं, आप नीरज चोपड़ा को ही देख लो, करंट सिचुएशन में आज रोल मॉडल बन गए। लेकिन आपने देखा होगा कितना जमीनी स्तर से बंदा जुड़ा है, ठीक है, कितनी मेहनत। अब कोई भी हो, कोई भी कह देगा मेरा मेडल है, लेकिन देखो क्या कहता है, भारत के लोगों का मेडल है, मेरा नहीं है। बोला मैं थोड़ा ना मेडल जीत के लाया हूँ, ये भारत जीत के लाया है। तो ये होना चाहिए जमीनी स्तर पर। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज के साथ में बातें कर रहे थे वो। तो अंजू बॉबी जॉर्ज के संदर्भ में, ओलंपियन, वो भी एथलीट रही हैं, ठीक है। तो उनसे जब बात कर रहे हैं तो उनको मैम मैम मैम, मतलब बार बार मैम करके, कि आप ही लोगों की प्रेरणा है, आप ही लोगों की प्रेरणा, जी मैम जी मैम। सोचो गोल्ड मेडलिस्ट है, जरा सा भी अहम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष में जब फल आ जाए तो झुक जाना चाहिए। आप लोग भी जब आईएएस बन जाए ना, एटीट्यूड एक कोने में रखाना, जितना झुकोगे उतना ही ऊपर जाओगे, ठीक है। चलो काला कार्बन देखते हैं। काला कार्बन का मतलब क्या होता है? काला कार्बन को एक तरीके से आप ऐसे समझो, आपके घर में दिए पहले एक समय में रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग डायरेक्ट न्यूटन के बल्ब से ही आ गए होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जेम्स वाट के, सॉरी, ठीक है, तो एडिसन के, सॉरी तीनों चीज़ें उल्टी हो गई। जेम्स वाट ने तो भाप का इंजन बनाया था, एडिसन ने बल्ब बनाया था, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ला की खोज की थी। हाँ, एडिसन के बल्ब से तो डायरेक्ट नहीं आए होंगे, दिए में, लालटेन में। हालांकि हमने लालटेन में और लैंप में दोनों में पढ़ाई की है, और ज़बरदस्त पढ़ाई की है। आज भी लैंप हमारा रखा हुआ है, मतलब मेरे घर में उसको बिल्कुल पुरातत्व की तरह रखा गया कि हाँ इसको रखे रहो, क्योंकि ये पढ़ाई वाला मटेरियल है, ठीक। तो लैंप में जब आप पढ़ाई करते होंगे तो देखते होंगे पूरी रात पढ़ाई करने के बाद लैंप के कांच के शीशे में कालिख लग जाती थी, उसी को बोलते हैं काला कार्बन, ठीक है। या आप जहाँ पे दिया रखते होंगे और दिया को जिस टिपारे में, या कहें कि जिस चौखट में आप रखते होंगे उसमें कालिख लग जाती थी, ठीक, उसी को बोलते हैं काला कार्बन, ठीक। इतनी बातें समझ गए। अब दो बातें मुझे और बता देना, क्या कि जो काला चीज होती है, जितनी भी काली चीजें होती हैं, उस पे सन की रे ज्यादा अवशोषित होती है कि उससे रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा अवशोषित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में आप काला कपड़ा मत पहने। क्यों? क्योंकि गर्मियों में अगर आप काले कपड़े पहनेंगे तो सन की रेज आपको ज्यादा अब्जॉर्व करेगी और आपकी बॉडी में गर्मी को ज्यादा उत्पन्न करेगी, ठीक है। इसीलिए आप देखना गर्मी में व्हाइट ड्रेस ज्यादा पहनी जाती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है। सर्दी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डार्क कपड़े पहने जाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि सन की रेज आए और बॉडी को गर्मी प्रदान करे। क्लियर? अब इतनी बातें समझ गए। अब एक बात बताओ, मोटे तौर पर बुद्धि लगाओ, जब कहीं पर काला कार्बन आ जाएगा तो सन की रेज ज्यादा आने लगेंगी, ज्यादा उसको ऑब्जर्व करने लगेंगी, अवशोषित करने लगेंगी। जब ज्यादा से ज्यादा उसको अवशोषित करेंगी, कलेक्ट करेंगी, तो बताओ सन की रेज जब पृथ्वी पे ज्यादा हो जाएंगी तो गर्मी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो क्लाइमेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा कि धीमे से होगा? तेजी से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस काले कार्बन को रोकना चाहिए, नुकसानदायक है जलवायु परिवर्तन के लिए। क्लियर हुई इतनी बातें? चलिए एक बात और यहाँ पे बताना चाहते हैं, वो क्या, आपने इससे पहले एक वर्ड सुनते होंगे सूर्याताप के बारे में, ठीक है। सूर्याताप क्या होता है कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आने वाली जितनी भी विकिरण है, मान लो 100 विकिरण होती हैं, तो कहा जाता है उनमें 75 वापस हो जाती हैं, 25 के समथिंग के आसपास बचती हैं। देखो ये डाटा आपको याद नहीं रखना, ज्योग्राफिस्ट नहीं बनना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बस्ती हैं। तो अगर सोचो इन 100 की 100 रुकने लगे यहाँ पे, या 25 की जगह 40 हो जाए, तो टेम्परेचर हीट कर देंगी ना। तो इसीलिए कहा जाता है काला कार्बन को रोका जाए। अब प्रश्न यूपीएससी ने आपसे कई टाइप के पूछे हैं कि काला कार्बन कहाँ से निकलता है, तो औद्योगिक कल कारखानों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, ठीक है, गाड़ी से निकलता है, हर जगह से निकलता है। इस पर सोचने वाली क्या बात है? आप हमेशा ऑप्शन इस पर डी टिक करके आना, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई।
चलिए, इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो एक बार इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं भाई, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या होता है, ब्लैक कार्बन एक गैस ना होकर ठोस कण या एरोसोल होते हैं। ठोस कण का मतलब वही जो चिपक जाते हैं, एरोसोल का मतलब कि 10 माइक्रोन से कम। ठीक है, आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ये एरोसोल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने वो किया होगा, क्या बोलते हैं, क्लोजअप किया होगा, या आप लोग फेस वॉश बहुत यूज करती होंगी, लड़कियां खासतौर पर, लड़के मैक्स फ्रेश वगैरह जो मंजन है वो लोग करते होंगे। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, या आप लोग भी फेस वॉश ही यूज करते होंगे, तो छोटे छोटे दाने होते हैं या प्लास्टिक टाइप के छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्हीं को एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, कुछ कहेंगे सर उसको तो माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, तो वही चीज़ है भाई, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जिसे सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है। बस दिवाली में आपने देखा होगा माता जी जबरदस्ती टीका लगाती हैं, ठीक है ना, मतलब काजल लगाती हैं, या आप लोग काजल, इससे अच्छा आप क्या समझ सकते हो, काजल को ही कालिक समझ लो। ठीक है, जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर मैटर का एक अवयव होता है। अवयव का मतलब तत्व होता है, यानी कि पार्ट होता है, एवं जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन व बायोमास के अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि काला कार्बन उत्सर्जित होता है, तो आप बता देना साहब जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन व बायोमास के अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन का मतलब पूरी तरह जल ना पाना। आपने देखा होगा एक समय घरों में क्या होता था, जब चूल्हे में रोटियां पकती थी तो जो लकड़ी बड़ी बड़ी लगाई जाती थी, तो जितनी देर रोटी बनी सो बनी, लकड़ी वो जहां बच गई तो उसको पानी डाल के उसको बुझा दिया जाता था, और क्या किया जाता था, उसका कोयला निकाला जाता था। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का आपका काला कार्बन ही होता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट इसी से संबंधित, काला कार्बन में कमी लाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट सूर्य की शुरुआत की है। ठीक है, सिंपल सा आपसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट सूर्य का संबंध किससे है, लेकिन काला कार्बन पे आपसे पूछेगा। अब बात आती है भूरा कार्बन। भूरा कार्बन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एरोसोल होता है, मतलब एक तरीके का पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है कि बायोमास के जलने के कारण भूरे कार्बन का उत्सर्जन प्रमुखता से होता है। भूरे कार्बन को सामान्यतः हरित गृह गैस से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हो सकता है मे भी आप लोग वहाँ पे गए हो या ना गए हो, जिंदगी में कभी अवसर मिला हो या ना मिला हो, हालांकि उसको अवसर नहीं कहेंगे, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन जो सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई है। ठीक है, बायोमास का मतलब क्या होता है, जीवधारी। ठीक है, जीवधारी, जीवधारी में मानव भी आता है। आपने देखा होगा कि जब आप शमशान घाट जाएंगे, कुछ कहेंगे सर हद होती है, अभी आप हमको शमशान घाट पहुंचा दे रहे हो, अभी यूपीएससी देना है। ठीक है, अरे मान लो फिर भी गए होगे कभी शमशान घाट में। ठीक है, तो अब ये भी नहीं कह सकता हूँ किसके उस पर गए होगे, क्योंकि पता नहीं अभी वो जिंदा हो ना मरे हो। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं एक बार अपनी दादी के मरने पे गया था, और अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन का देहांत हो गया था कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, तो उनकी चिता को भी मुखाग्नि देने के लिए मैं ही गया था। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में आप जानते हो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और ख़ास बात है कि उनकी कोई बेटा नहीं था, बेटी ही थी केवल, तो मैंने ही फिर उसमें सारा क्रियाक्रम पूरा किया था। तो जब आप किसी बॉडी को जलाते हो, ठीक है, जैसे फिल्मों में जल जाती है ना, ऐसे नहीं जलती, कभी भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक, तो जब आप किसी बॉडी को जलाते हो, ठीक, तो बॉडी जब आग रहेगी, आपने आग लगा दी तो तब कुछ नहीं होगा, आग से जलने लगेगी, लेकिन जो ही बॉडी की खाल जलने की शुरुआत होगी ना, तुरंत वो जो धुआं होगा वो काला और भूरा होकर निकलेगा। समझ रहे हो, उसी को कहते हैं भूरा कार्बन। क्लियर? अब आप कभी भी जिंदगी में जाओगे तो देख के समझ जाओगे, जो भूरा भूरा निकल रहा यही भूरा कार्बन है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दिया, आप कभी नहीं भूलोगे। एरोसोल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों से बनते हैं, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। एरोसोल सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव वाले होते हैं। सकारात्मक होता है तो इसीलिए आपके मुंह में क्लोजअप की ठंडक देता है, इसीलिए आपके चेहरे को और ज़्यादा सुंदर और सुशील बनाता है। सुंदर ही बनाता है, सुशील तो खुद से बनते हो कैरेक्टर से अपने। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मछलियाँ अगर खा लेती हैं तो उनके लंग्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बात आती है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता भी है। आईपीसीसी इसकी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और यूपीएससी ने इस पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे भी हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को कौन बनाता है या आईपीसीसी का गठन किसने किया, इसे यूएनईपी व डब्ल्यूएमओ, ध्यान देना मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यूएनईपी ना कि यूएनडीपी। ठीक है, ये नहीं बोला है, ये बोला है। तो
तो याद रखना ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप कहोगे सर बड़ा आप इन चीज़ों पे मतलब इतना ज़बरदस्ती कौन पढ़ाता है कि हाँ ये ऐसे याद कर लेना, वो ऐसे याद कर लेना। अरे बाबूजी बात ये है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है और फिर दिक्कत हो जाती है, आप लोग गलत करके आ जाते हो, यूएनईपी की जगह यूएनडीपी लगा आते हो, ठीक है। तो ये नहीं ध्यान देना है, यूएनईपी है और डब्ल्यूएमओ, यानी कि डब्ल्यूएमओ का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान या भूविज्ञान संगठन। क्लियर, दोनों बॉडी यूएन की हैं, तो आईपीसीसी भी आपकी एक तरीके की यूएन की हो जाती है, ठीक है। 1988 में इसके गठन की बात हुई थी। ध्यान देना यहाँ पे खास बात क्या है कि आईपीसीसी कोई अनुसंधान संचालित नहीं करता और ना ही जलवायु संबंधी आंकड़ों की निगरानी करता है। मतलब क्या, खुद की अपनी टीम लेके जगह जगह गली मोहल्ले में पता नहीं करता कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपका क्या कहना है। सर्वे कंडक्ट नहीं करता, करता क्या है कि कई जगह से रिपोर्ट उठाता है, उन सबको कॉपी पेस्ट करता है, उन्हीं के आधार पर डिसीजन लेता है और बोल देता है देखो भाई ये मेरी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी हो गई है, ठीक है। और उसी के हिसाब से बताता है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होना है, कैसे नहीं होना है। अर्थात मोटे तौर पर मैं ये कहूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल्यांकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप कहोगे कि सर आईपीसीसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा मोमेंटम फॉर चेंज पहल किसकी है, ठीक है, तो बच्चे नहीं बता पाए थे, तो इसलिए आपको याद रखना है। यूएनएफसीसी के सृजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। 2007 में आईपीसीसी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में बताएं। नंबर 1, इसका गठन यूएनईपी व डब्ल्यूएमओ के द्वारा किया गया। नंबर 2, इसके द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। नंबर 3, इसे 2007 नहीं भी देगा तो दे देगा इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त है। उपयुक्त में से कौन सा सही? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप कहोगे बाबूजी तीनों सही हैं, पागल समझ रखा है क्या हमें? श्री आईएएस एकेडमी ने पढ़ाया था हमें, समझ गए? ऐसे तैयारी किया करो। जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु यूएनएफसीसी में क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना की क्या बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा ही दिया था, ठीक है। कार्बन कैप्चरिंग क्या होता है? एक बात बताओ, कैप्चर का मतलब क्या होता है? कैप्चर का मतलब होता है उसको खींचना या उसको अपने में समेटना या एक तरीके से उसको पकड़ना, ठीक है। इतनी बातें समझ गए? तो अब यहाँ पे क्या दिया है? कार्बन कैप्चरिंग। कार्बन कैप्चरिंग का मतलब क्या हुआ? कार्बन को खींचना या कार्बन को अवशोषित करना, ठीक है। इतनी बातें समझ गए? तो अब भाई क्या पढ़ना चाहते हो? कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो समझ जाओगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन के अन्य रूपों को ग्रहण कर उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करके रखना कार्बन अधिग्रहण या कार्बन कैप्चरिंग कहलाता है। इतनी बातें समझ गए? अब इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बात बताओ, कार्बन को कैप्चर कैसे करेंगे? कोई डब्बे में बंद करके रखेंगे या किसी डिबिया में बंद करके रखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो डब्बे में आएगा ना ही डिबिया में आएगा। डब्बे का छोटी बहन होती है डिबिया, ठीक है, तो नहीं आएगा उसमें। किस में आएगा? बड़े बड़े रिसोर्सेज में। तो देखते हैं, कोई भी चीज़ जो कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे कार्बन सिंक कहते हैं। मतलब जैसे आप लोग देखते होगे ना, बर्तन जो आप लोग धोते होगे, सिंक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो कार्बन को छोड़ने से ज़्यादा उसे अवशोषित करे उसे कार्बन सिंक कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, कार्बन सिंक कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। एक तो होता है प्राकृतिक सिंक, जैसे समुद्र है, ऑलरेडी समुद्र सबसे ज़्यादा कार्बन को सिंक कर लेता है अपने में। वन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाओ। अब बुद्धि आई कि वन लगाने की बात इसलिए नहीं की जाती कि हरा हरा हवा आएगी, इसलिए की जाती ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो खींच ले, ठीक है। मृदा जो मिट्टी होती है वो भी कार्बन को काफ़ी ज़्यादा अवशोषित करती है। अब आप देख रहे होगे कि हमने क्या किया है। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन आपसे देखो दिमाग से फिसल गया है ना, लेकिन क्वेश्चन यही था कि भारत में या इस समय विश्व में जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके बनने से जलवायु परिवर्तन, मतलब ऐसा ही है उसका इनकोडेड वर्जन, ठीक है। अब दिमाग में है नहीं, मतलब उड़ गया, सौर ग्रह ऐसे कुछ उसमें नाम था। तो क्या हो रहा है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, इमारतें बना दे रहे हैं, सड़कों को पक्का कर दे रहे हैं। एक बात बताओ, बाढ़ आने की जो एक और सबसे बड़ी समस्या है जानते हो क्या है? जो पक्की पक्की सड़कें बन जा रही, पक्के पक्के घर बन जा रहे हैं। पहले क्या होता था, कच्ची सड़कें होती थी तो पानी जमीन में चला जाता था और भूजल की समस्या नहीं होती थी। अब हमने क्या किया, पक्की सड़कें भी बना दी, पक्के घर भी बना दिए, घरों को उस जगह बना दिया जहाँ पेड़ थे, तो ना तो पेड़ बचे
जल का शोषण करने वाले या कार्बन को कैप्चर करने वाले, ना ही सड़कें बची जो जल को कैप्चर कर सकें, और ना ही हमारा जो समुद्र का क्षेत्र है या जो हमारी मिट्टी है वो बची। तो आप बताओ, बाढ़ नहीं आएगी तो क्या आएगा? तूफान, है ना। तो ये चीजें समझने वाली बात है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो मौलिक कारण यही बताना, इसी को मौलिकता बोलते हैं, ठीक है। वो तो सब बताएंगे साहब, डेवलपमेंट नहीं हुआ, नाले सही से नहीं बने हैं, बांध बनाने चाहिए, फलाना बनाने चाहिए। वो काम हो गया किसका? WMO का, या काम हो गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, या डिजास्टर मैनेजमेंट का। आप एक सिविल सेवक हैं, तो सिविल सेवक के हिसाब से थिंकिंग प्रोसेस से बताएं बाबूजी। पहले क्या होता था? कच्ची सड़कें होती थी, कच्चे नगर होते थे, कच्चे मकान होते थे, मकानों के आसपास पेड़ होते थे, तो वो कार्बन को सिंक करते थे, साथ ही पेड़ों में जल अवशोषित होता था, भूतल के नीचे जाता था, लोग उसी भूजल का उपयोग कर लेते थे। अब क्या है, वो सिस्टम बचा ही नहीं। आपने धौलावीरा को देखा होगा, इसीलिए धौलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। खैर चलिए, कृत्रिम सिंक। कृत्रिम सिंक क्या होता है? मानव के द्वारा, ठीक है। विघटित तेल भंडार, अखननी खदान। विघटित तेल भंडार का मतलब क्या होता है कि अगर तेल भंडार जो हैं, जो तेल हैं, ठीक है, उनमें हमने देखा कि वो फैल गए तो वो कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अखननी खदान मतलब जिन खदानों का हमने खनन नहीं किया है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको नहीं याद रखना है कुछ भी। बाकी आपको कई सारी विधियां पता होंगी, पाइप वाली, है ना। आपने देखा होगा क्या होता है कि ऊपर से कार्बन को उसमें नीचे डाला जाता है कूड़े घर के अंदर, और उसको फिर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो ये भी है, लेकिन इससे भूस्खलन वगैरह आती है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन, ठीक है। दोनों तरह के कार्बन कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं। ग्रीन का मतलब क्या होता है? पेड़ से हम लेते हैं। ब्लू का मतलब हमेशा जल से, आज ब्लू है पानी, पानी ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो वही है ब्लू वाला, ठीक है। तो ब्लू किससे रिलेटेड है? पानी से हमेशा रिलेटेड होता है। ग्रीन किससे होता है? पेड़ों से। तो बिल्कुल वही चीज है, इनको ध्यान से समझिए। काले एवं भूरे कार्बन से अलग ग्रीन एवं ब्लू कार्बन वातावरण से हरित गृह गैसों के अधिग्रहण का कार्य करते हैं। ध्यान देना, ये क्या कहना चाह रहा? काला एवं भूरा कार्बन क्या करता है? ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों एक तरीके से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। कहें कि सूर्य के विकिरण को अवशोषित करते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट को चेंज करते हैं। लेकिन जो ग्रीन और ब्लू कार्बन है वो इसके उल्टे हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अभी हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सब को अवशोषित करता है, यानी कि इनकी मात्रा को एनवायरनमेंट में कम करता है। कौन? ग्रीन व ब्लू कार्बन, ठीक है। देख लेते हैं ग्रीन कार्बन क्या होता है। ग्रीन कार्बन सामान्य तौर पर मैंने आपको बोला पेड़ों से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन निकलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है ग्रीन कार्बन कहलाता है। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट कोई परिभाषा पूछ लेगी, आपको दे देगा ब्लैक कार्बन, भूरा कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, और ऊपर कोई एक स्टेटमेंट बड़ा सा दे देगा, पूछेगा कि इनमें से निम्न में से कौन है? ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है। तो आप बता देना कि बाबूजी वो कार्बन जो मिट्टी एवं पौधों में संग्रहित हो जाए ग्रीन होगा, जो जल में हो जाए, समुद्र में हो जाए वो ब्लू होगा, ठीक है। ब्लैक क्या होगा? जो एरोसोल छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। भूरा क्या होगा? जो जले ही नहीं, मतलब या कहें जो अर्ध जले हैं पूरी तरह, जिनका जलन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप बता देंगे, क्लियर। ब्लू कार्बन क्या है? वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री पारितंत्रों के मैंग्रोव वन, समुद्री घास, बेडों एवं अंतर्ज्वाली लवड़ी दलदलों में जमा हो जाते हैं तो वो कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। देखो एक बात बताएं आप लोगों को, बुद्धि लगाया करो, आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछेगा तो इसका कोड वर्ड यहीं पे लिख लिया करो। जैसे इतनी बड़ी परिभाषा देखी, यहीं पे कोड वर्ड लिख लिया करो। ब्लू कार्बन है जल से संबंधित, बस। ग्रीन कार्बन है पादप और जीवों से संबंधित, प्रजातियों से संबंधित, बस। बुद्धि नहीं लगानी है ज़्यादा आपको। बड़ा सरल एग्जाम है भाई, आप लोगों को भ्रम में रखा गया इतने दिन तक। नहीं नहीं बहुत कठिन है, वेद पढ़ना बहुत कठिन है, अरे तुम बुद्ध नहीं बन सकते हो, जैन नहीं बन सकते हो। ऐसे नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते? अब बन के दिखाएंगे, ठीक है। चलो, यूएनएफसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 बताने की अब जरूरत है क्या? नहीं बताने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था 3 आए थे क्या? एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स का संबंध किससे, तो आप बता दोगे ना
कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है बाबूजी, ठीक है। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है। में शामिल विकसित औद्योगिक देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए प्रोटोकॉल ने यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हैं कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जो वहां पे रह गए होंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया था जिसे बाजार आधारित तंत्र कहते हैं। ये 3 प्रकार के थे। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार यानी कि इंटरनेशनल एमिशन जो रिड्यूस है उससे संबंधित है, ठीक है। फिर है स्वच्छ विकास तंत्र, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, संयुक्त क्रियान्वयन यानी कि ज्वाइंट इनिशिएटिव, ठीक है। इन तीनों तंत्र ने मिलकर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को जन्म दिया। आप कहोगे सर कुछ नहीं समझ में आया। सही कह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो होनी चाहिए ना जो तुरंत नहीं समझ में आनी चाहिए। तो देखो समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया था, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको रोका जाए, ठीक है। इसने क्या कहा था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के टाइम पीरियड पे मतलब जो 17वीं से 18वीं सदी के दौरान जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था उसमें डीजल और पेट्रोल का जो उपयोग करके पूरी पृथ्वी में धुआं धुआं कर दिया था, है ना, और कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया था। तो इसको आपको कम करना है। ध्यान से सुनना पूरी बात, एक एक ना समझ में आए वीडियो को 2 बार वो करना। देखो मेरी एक एक बात ना होती जल्दी में होगी थोड़ी, अगर आपने स्किप कर दिया तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अगर उसको दोबारा सुन लिया तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा क्लियर होगा ना जैसे पानी का गिलास उठाया मुंह के अंदर, बिल्कुल कोई ब्रेक डाउन नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पढ़ाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, ठीक है। तो क्या था कि उस समय इन लोगों ने बहुत ज्यादा धुआं भर दिया था पूरी पृथ्वी पे। जब इन्होंने धुआं भर दिया, अब जब धुआं इन्होंने खूब भर लिया, मतलब खूब नशा कर लिया, खूब प्यार मोहब्बत कर ली, उसके बाद दुनिया को ज्ञान देने चले आए कि देखो भाई प्यार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। प्यार में जो ब्रेकअप की स्थिति होती है बड़ी खराब होती है। तो जो बेचारे नव युवक नव युवतियां हैं वो मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। वो कहेंगे देखो भाई थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार करेंगे, ऐसा नहीं पूरी तरह समाप्त कर दें, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, देखो भाई तुम थोड़ा थोड़ा प्यार ना करो, एक काम करो, तुम एक मैकेनिज्म देते हैं, तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है, और उसका पैसा हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और हमको करने दो जो हम कर रहे हैं। तो ये लोग कहेंगे ठीक है चलो नहीं करेंगे, बताओ 10 लाख की चेक दोगे? बोले देंगे। समझना इस पूरी स्टोरी को। इनको बोला 10 लाख की चेक दोगे? बोला देंगे। अब इन्होंने कहा ठीक है 10 लाख की चेक दे दो, अपना बिजनेस खोल लेंगे, एक चाय की दुकान खोल लेंगे, वहां पे चाय रोज बेचा करेंगे, कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझो क्या हुआ कि जो बुरे काम इन्होंने किए, इन देशों को मना किया कि अब आप मत करना, लेकिन ये नहीं करेंगे तो इसके बदले में तो कुछ पेमेंट दोगे ना। तो ये पेमेंट इन्होंने इनको दी। अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ, ये पेमेंट ऐसा तो होगा नहीं डायरेक्ट इन्हीं को दिया जाएगा, कोई तो एक ऐसा सिस्टम हो जो गारंटी ले कि हाँ साहब ये 10 लाख रुपए लेके आपका प्यार मोहब्बत में दोबारा नहीं पड़ेंगे, ये टपरी ही खोलेंगे, चाय की दुकान ही खोलेंगे। तो उसी मैकेनिज्म को कहा गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार तंत्र, उसी मैकेनिज्म को कहा गया स्वच्छ विकास तंत्र, उसी मैकेनिज्म को कहा गया संयुक्त क्रियान्वयन। समझ गए? संयुक्त क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर आ गए। स्वच्छ क्यों? क्योंकि ये बुरी आदत से दूर हो गए, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय क्यों? क्योंकि ये दूसरे देश का निवासी, ये दूसरे देश का निवासी। भाई साहब समझ में आ गया? अब इसको अपनी टॉपिक पे लाते हैं। अभी तो हमने आपको मतलब आप ही की लैंग्वेज में समझा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ऐसे हमें मतलब परेशान मत किया करो इतने झूठे छोटे आरोप लगा के, हम इससे बड़े वाले भी काम करते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो देखो अब इसको समझाते हैं इसके सब्जेक्ट में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या कहा कि भाई जो कार्बन आपने एमिट किया था, ठीक है, और अब भी आप कार्बन एमिट कर रहे हो, तो एक काम करो, आप कार्बन एमिट करना तो बंद करोगे नहीं। तो अमेरिका ने बोला, एग्जाम्पल अमेरिका का ही लेते हैं, इसमें जो बाइडेन चर्चा में भी हैं, ठीक है, एग्जाम्पल अमेरिका का लेते हैं। अमेरिका ने कहा कि देखो भाई कार्बन तो हम करेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत? तो क्योटो वाले बोलते हैं भाई साहब दिक्कत तो है, अगर आप कार्बन एमिट करोगे तो धरती थोड़ा ना बचेगी, और ऐसा थोड़ा ना कि अमेरिका के ऊपर ही दिक्कत आएगी, पूरा विश्व आपके बुरे कृत्यों के कारण बदनाम हो जाएगा। मतलब आप एक ऐसी नालायक औलाद हो जिसके कारण पूरा का पूरा परिवार जो विश्व है वसुधैव कुटुंबकम में परेशान हो जाएगी। तो एक काम करो, आप अगर कितनी भी दारू पीते हो पियो, लेकिन इसके एवज में जो बेचारे अच्छे लोग हैं उनको पैसा प्रोवाइड कराओ। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम थोड़ा पैसा दे देंगे।
तो अमेरिका जो पैसा देगा किस लिए देगा? इसलिए देगा कि ये जो कार्बन जितना एमिट करता है, ठीक है, उतना कार्बन ये ना एमिट करे, बल्कि इतने कार्बन के बराबर ही यहां पे ये ऑक्सीजन एमिट करने की कोशिश कराए, या कहें कि इतने कार्बन को सिंक करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम अपनाए। सिंक का मतलब समझ गए, कार्बन को अवशोषित करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये देश जो होंगे ये लोग पेड़ पौधे लगाएंगे। इसीलिए देखो भारत में सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है, पर्यावरण जिंदाबाद, पर्यावरण जिंदाबाद कहा जाता है। 5 तारीख को 3 पेड़ लगा देंगे, 30 लोग फोटो खिंचाएंगे। 3 पेड़ लगाएंगे, 30 लोग फोटो खिंचाएंगे, और 3 दिन तक वो बेचारा पेड़ चलेगा, चौथे दिन पेड़ कहाँ गया, गमला कहाँ गया, पता ही नहीं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। इनको मजा आएगा क्या, अरे हम देखो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है, इनको ये पैसा देते हैं, पैसे के कारण ये लगाते हैं, समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट को बचाएंगे, तो इन देशों में क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा किसी भी आंदोलन को ध्यान से समझा करो। नर्मदा आंदोलन क्यों हो रहा, क्योंकि इसने कहा भाई तुम नर्मदा पे डैम मत बनाओ, बिजली तुम हमसे खरीदो ना, और जो नर्मदा के आंदोलन करते हैं उनको यहाँ से पैसा जाता है, ठीक है। तो यही बातें समझ गए। अब इसी चीज को कहा गया मैकेनिज्म के रूप में स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त क्रियान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र, ठीक है। अब इसी में जब कार्बन की खरीद फरोख्त हुई, मतलब इन्होंने कहा कि देखो भाई हम 100 रुपए का कार्बन एमिट किए हैं, ठीक है, इन्होंने कहा हम 100 रुपए का कार्बन एमिट किए। इन्होंने कहा कि भाई हमने 1000 रुपए का कार्बन सिंक बनाया है, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो यार, 100 रुपए का हमें कार्बन दे दो, 100 रुपए का हमें कार्बन सिंक दे दो। तो एक कार्बन सिंक खरीद लिए, इसके पैसे में इन्होंने कितने रुपए दिए, 100 रुपए इसको दे दिया, ठीक। अभी इसके पास कितना बचा है, 900। दूसरा देश आया, उसने 100 खरीद लिए। तो ये जो खरीद फरोख्त होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त, ठीक है। इसी को कार्बन क्रेडिट की खरीद फरोख्त कहते हैं। और इन्हीं कार्बन क्रेडिटों को जो आपस में बेचा जाता है, इसी को बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड हो रहा है ना एक तरीके का, खरीदने और बेचने का, तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। और जिस चीज की खरीद फरोख्त होती है उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। मतलब कार्बन क्रेडिट एक पत्र है और ट्रेडिंग करना एक मैकेनिज्म है, और उन्हीं ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र आते हैं। अब अगर ना समझ में आया तो लगभग 3 से 4 बार इस वीडियो को रिमाइंड करना और फिर से सुनना। गारंटी इस बात की है कि आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद तो ये भी कि आपको आ भी गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको आप ही वाली प्यार की भाषा से समझाया था ना, ठीक। अब पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा, देखो परिभाषा देखना समझ में नहीं आएगी, बड़ी बड़ी परिभाषा है, और अब इजी हालांकि लगेगी, अगर पहले पढ़ाता तो ना समझ में आता। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिसकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देती है। ध्यान देना कि उत्सर्जन का अधिकार देती है, मतलब उत्सर्जन को रोकती नहीं, बोलती बाबूजी तुम 1 टन तक ना कितनी भी कार्बन एमिट कर लो, क्लियर, 1 टन तक तुम कितनी भी कार्बन एमिट कर लो, समझ गए। तो इस चीज की बात आती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर टन का मतलब क्या होता है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग गांव के स्तर पे हमेशा बातचीत करते हैं नहीं, तो बोलते हैं पसेरी, पसेरी का मतलब 5 का, ठीक है, 5 पसेरी यानी कि 25 किलो, ठीक है। आप लोग हमेशा सोने को तोला में पढ़ते होंगे, ठीक है। मन, आप बोलते हो 1 मन, ये गांव के उस समय की प्रचलित माप तौल की इकाइयां होती थी। मन में लगभग 40 किलो गेहूं आता है, अलग अलग जगह मापक होते हैं। तो वैसा ही ये टन होता है। टन के पहले एक और वर्ड आता है कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल, ठीक है। कुंटल में कितना होता है, 100 kg। ध्यान देना, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ नॉर्मल, 1 मन इज इक्वल टू लगभग आपका 40 kg, ठीक है। पसेरी में मतलब 5 kg, ठीक है। आपका 1 कुंटल में 100 kg, और जब यही 1 कुंटल, ठीक है, 100 का 1000 हो जाता है, समझ गए। जब 1000 kg आ जाता है तो हम इसे कहते हैं 1 टन, ठीक। मतलब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं उतना हम छोटा करते जाते हैं, जैसे ग्राम, फिर किलोग्राम, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये, तो 1000 kg इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 टन। यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो 1 टन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 कुंटल, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो समझ गए 1000 किलोग्राम कार्बन
एमिट करने के बराबर। अब यहाँ पे आपको घुमा देगा, 1 टन यहाँ दिया है, हो सकता है आपको यहाँ 10 टन दे दे, तो यहीं पे लिख लिया करो 1 टन, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक, कीवर्ड देखो, जिस दिन आप कीवर्ड समझ गए ना उस दिन एग्जाम आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और चीजें, क्या कि भारत क्योटो प्रोटोकॉल के नॉन एनेक्स का एक देश है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आता है, ठीक है, एवं स्वच्छ विकास तंत्र में भाग लेता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है स्वच्छ विकास तंत्र में बाहरी देशों से, इसीलिए कहा जाता है इंडिया अगर एनवायरमेंट पे काम कर लेगा तो इंडिया को आधा डेवलपमेंट का पैसा तो बाहरी देशों से ही मिल जाएगा। कार्बन क्रेडिट बहुत बेचता है इंडिया, ठीक है। चाइना व भारत कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता हैं इस समय। भारत कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़ा खरीदार यूरोपीय देश है, मतलब भारतीय जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको सबसे ज्यादा खरीदते कौन है, ईयू के कंट्री, ठीक है। उसके बाद जापान खरीदता, ऑस्ट्रेलिया खरीदता, कनाडा खरीदता, भारत बोलता है ले लो ले लो ले लो कार्बन क्रेडिट ले लो, 2 रुपये का 1 ले लो, 3 रुपये का 2 ले लो, ऐसे बोलता है। ठीक, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। 2 प्रकार की, उत्सर्जन और ऑफसेट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोनों को बता देते हैं, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं। कार्बन ऑफसेट जो कि एक दूसरे प्रकार का कार्बन क्रेडिट होता है, इसे किसी देश द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कार्बन प्रोजेक्ट कहलाते हैं, अर्थात जो वातावरण में कम मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते में निवेश कर अर्जन किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका ये हुआ कि कार्बन जो आपका मैंने क्या आपको मतलब कहा, हाँ, कार्बन जो ऑफसेट होता है इसका मतलब ये होता है कि उन योजनाओं में, जैसे इंडिया को आप देख रहे हो सौर ऊर्जा, इस समय इस पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, पवन ऊर्जा, तो इनमें जो इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, इससे जो एमिट होता है उस पैसा आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ये कार्बन ऑफसेट है। ठीक, कार्बन ऑफसेट किसी दूसरे स्थान पर हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन है, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्लियर। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करते हैं मतलब कम मात्रा में, ठीक है, और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो उन्हीं प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको बातें बताई गई हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, फिर बात आती है कार्बन ऑफसेट वैश्विक तापमान हेतु कोई उपाय नहीं प्रदान करता। एक चीज ध्यान देना, मतलब ये थोड़ा ना कहता है कि आप वैश्विक तापमान को कम कर दो या ज्यादा कर दो, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये तो बस यही कहता है कि हाँ इतना आप पैसा इसको दे सकते हो, इस योजना में इतना पैसा लगा सकते हो। फिर बात आती कार्बन टैक्स के बारे में। सिंपल सी बात है, जो एमिट करेगा उस पर टैक्स लगाओ। जैसे इंडिया में आप देखते होगे ना कार्बन टैक्स लगता है, जब आप प्रदूषण नियंत्रण का जब वो कार्ड बनवाते हो गाड़ी आड़ी का, तो वो एक तरीके का आप लोग कार्बन टैक्स ही देख कर आते हो, ठीक है। पोल्यूशन जो कार्ड बनता है आप लोगों का, ये एक शुल्क है जो हरित गृह गैस प्रदूषण पर लगता है। ये यूएनएफसीसी के उपभाग में वर्णित है। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित हरित गृह गैसों पर लगाया जाता है। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इन चीजों से रिलेटेड, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, हाँ सही बोला। एक टैक्स है जो एक शुल्क के रूप में हरित गृह गैसों के प्रत्येक टन के उत्सर्जन पर लगता है। अच्छा, एक बात बता सकते हो आप मुझे कि शुल्क में और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, कर में और शुल्क में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आप लोग इस समय दुनिया वैष्णो देवी जा रही है, ठीक है, वैष्णो देवी जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहाँ आपको शुल्क की रसीद देनी पड़ती है, ठीक है। साथ ही आप जब विद्यालय में होते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ आपसे क्या बोला जाता है, फीस, यानी कि शुल्क, ठीक है, टैक्स नहीं बोला जाता ना। आप कर कहाँ देते हो, जब सरकार को देते हो, ठीक है। दोनों में जानते हो क्या अंतर होता है। टैक्स का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत उसके एवज के बदले उतनी सुविधा मिले। ध्यान से समझना, टैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ने जितना टैक्स दिया उतनी ही आपको सुविधाएं मिले, लेकिन शुल्क का ये मतलब होता है कि आपने जितना पैसा पे किया उतने की सुविधा आपको मिलेगी। जैसे आपने 100 रुपये फीस जमा की तो 100 रुपये की कितनी आपको महीने भर की पढ़ाई मिल गई, ठीक है। टैक्स में अगर आपने 100 रुपये का जमा किया तो पता नहीं सरकार ने आपको कहा 2 रुपये की स्कीम आपको दी हो, 10 रुपये की दी हो सकता है आपके उस पैसे को नीरज चोपड़ा जी को दे दें 6 करोड़ रुपए, है ना। मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जितना पैसा ओलंपिक पदक जीत कर आने वाले को मिलता है, मतलब जीत जाने के बाद अगर उतना पहले दे दिया जाए, है ना, सोचना कभी, मतलब उतना अगर पहले दे दिया जाए और उतना इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सारी चीज़ों में अगर बिल्डअप कर दिया जाए, हर एक ज़िले में एक एकेडमी ओपन कर दी जाए
ओलंपिक को लेकर, मतलब जितना जोश आज 3 दिन तक रहेगा ना, 4 दिन तक, इसका पता नहीं चलेगा कि नीरज चोपड़ा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और हो सकता है एक स्थिति समय ऐसा भी आए कभी जिंदगी में कि पता चले कि नीरज चोपड़ा जी के यहाँ इसमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हालांकि वो इकोनॉमिकली तो फिर भी स्ट्रांग ही हैं, बट आपने देखा होगा कई सारे ऐसे हमारे ओलंपिक एथलीट्स आज भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही बात है कि अगर अभी से सरकार इनिशिएटिव ले, और मेरा ये मानना है कि कोई ले या ना ले, आप जब कलेक्टर बनना ना तो अपने ज़िले में एक ओलंपिक का जरूर वो करना। ठीक है, अपनी पेमेंट का एक पार्ट जरूर आप इन लोगों के लिए खर्च करना, उन टैलेंट को ढूंढना। ठीक है, बाकी श्री IAS एकेडमी तो यही काम करेगी, टेंशन मत लो। प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन इन्हीं सारी चीज़ों में आएगा, इतने गोल्ड मेडल लेके आएगा ना 2030 तक कि देखते रह जाओगे आप लोग। बस आप लोग IAS बन जाओ इस बार, फिर तो गोल्ड मेडल हम दिलाएंगे, कैसे आते हैं। ठीक है, कार्बन टैक्स कैप और ट्रेड के मध्य क्या अंतर है? कार्बन टैक्स के मध्य, कार्बन कैप के मध्य और कार्बन ट्रेड के मध्य क्या डिफरेंस है, इनको ध्यान से देखते हैं। कैप एवं ट्रेड का मुख्य पर्यावरणीय लाभ ये है कि ये उत्सर्जन कटौती की मात्रा के बारे में निश्चितता प्रदान करते हैं, मतलब कि आप इतने टन का ही ट्रेड कर सकते हो। ध्यान देना, आप इतने ही टन का ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर इतना ही एमिट करने का वो है। ऐसा नहीं है कि आपने ढेर सारा कार्बन उत्सर्जन कर रहे, बोले अरे हम तो खरीद लेंगे ना इंडिया से, चाइना से खरीद लेंगे जाके, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि इसमें उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता कम होती है। किसमें? कार्बन टैक्स के बारे में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान दिए। परंतु कार्बन टैक्स उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता प्रदान करता है। सॉरी, मैंने उल्टा कुछ बोल दिया, ध्यान से सुनना। कैप एवं ट्रेड का मुख्य पर्यावरणीय लाभ ये है कि ये उत्सर्जन कटौती की मात्रा के बारे में निश्चितता प्रदान करते हैं कि हाँ इतना उत्सर्जन आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जबकि इसमें उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता कम होती है, जबकि इसमें उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता कम होती है, अर्थात इसमें जो एमिशन करने की जो शुल्क है वो फिक्स नहीं है, उसको अलग अलग ढंग से लगाया जाएगा कि हाँ इतना शुल्क आपको लग सकता है, इतना लग सकता है। भाई जितना ट्रेड करोगे उतना शुल्क लगेगा, जितनी देर आप नेट चलाओगे उतना ही जीबी आपका खत्म होगा। तो एक तरीके का वैसा है। लेकिन कार्बन टैक्स में क्या होता है कि उत्सर्जन शुल्क के बारे में निश्चितता रहती है कि हाँ इतना टैक्स आपको इतने पे लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें उत्सर्जन मात्रा के बारे में कोई निश्चितता नहीं रहती। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या कि जो कैप होता है और जो ट्रेड होता है, ठीक है, कैप और ट्रेड में क्या है कि एक तरीके की इसमें जो उत्सर्जन शुल्क है उसकी कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन जो उत्सर्जन की मात्रा है वो इसकी फिक्स है। ठीक, इतने ही मात्रा का आप उत्सर्जन कर सकते हो और उसका ट्रेड कर सकते हो। टैक्स की खास बात क्या है कि इसमें निश्चितता दी गई है शुल्क के बारे में कि 100 रुपये शुल्क लगेगा तो 100 ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें उत्सर्जन मात्रा के बारे में कम निश्चितता रहती है। आप नहीं समझोगे, बोलोगे सर नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, प्रदूषण कार्ड जब बनवाने जाते हो, ठीक है, पोल्यूशन जो कार्ड होता है आपका, ठीक है, या पोल्यूशन में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो रोज देने जाते हो उसको टैक्स? एक बात बताओ, रोज देने जाते हो? नहीं देने जाते हो ना। एक बार में आपने बनवा लिया 1000 रुपए का, 1000 का आपने बनवा लिया, 1 साल तक चलेगा। अब 1 साल में आप रोज गाड़ी चलाओ, 24 घंटे गाड़ी चलाओ, गाड़ी चला के छोड़ दो, गाड़ी चला चला के सो जाओ, कुछ नहीं कहने आ रहा वो आपसे। मतलब कितना भी आप उत्सर्जन करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन शुल्क हमारी 1000 है। इतनी बातें आप समझ गए। अब इसी को उल्टा कर दो कि उसमें क्या होता है, नहीं भाई इतना ही आप बेच सकते हो पानी वाले जहाज। ऐसा थोड़ा ना होगा कि अमेरिका के जहाज आ रहे हैं, कार्बन 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 और ढोए चले जा रहे हैं यहाँ से, कार्बन सिंक कार्बन सिंक कार्बन सिंक। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। मतलब वही बात होती है ना, दारू पीने को दे दो तो फिर ढेर भर पियेंगे, है ना, तो वो नहीं करना है आपको। बायोचार क्या होता है? यूपीएससी ने आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, हालांकि बताया है कई बच्चों को, करंट में भी बताया, बट आपको फिर भी बता देना चाहता हूँ। सोच रहे हो कि सर कुछ सरप्राइज दे रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बायोचार कहीं पे भी आपको मिला, जैसे आपको कहीं पे कुछ वर्ड मिलेंगे, बायो, ठीक है, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा फाइटो, ठीक है, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा ब्लू, कहीं पे आपको वर्ड मिलेगा लैक्टो,
ठीक है, ये जब वर्ड मिलते हैं ना तो वास्तव में हमें पता तो नहीं होता इनका आंसर हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपको ये पता है कि इनका बेसिक मतलब क्या होता है, ठीक, बायो का मतलब हमेशा आता है जीवधारी या जैविक से या प्रजातियों से, ठीक। फाइटो का हमेशा मतलब होता है पादपों से, पेड़ों से, पौधों से, वनों से। ब्लू का मतलब होता है हमेशा जल से, ठीक है। और लैक्टो का मतलब हमेशा क्या होता है, दूध से, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको दे देना, लैक्टो किंग टॉफी आती थी, है ना, लैक्टो, और भी कई सारी चॉकलेट वगैरह आती हैं। ब्लू आपने अभी पढ़ा था जल, फाइटो प्लैंकटन, तो क्या होते हैं, पादप, ठीक है। बायो चार, बायो फलाना, बायो ये, बायोटेक, तो वो जीवधारियों और जैविक समुदायों से रिलेटेड होता है, समझ गए। तो ये आप भूलना नहीं, तो आप हमेशा अगर चार नहीं भी पता होगा तो भी आप बता दोगे बायोचार क्या करता होगा, ठीक। ये एक प्रकार का चारकोल है जिसे मृदा संशोधन हेतु प्रयोग में लाते हैं, इसे पायरोलाइसिस, यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा है। अब देखो मैं आपको बुद्धि बताऊं, यूपीएससी क्या करता है, हमेशा एक कदम नीचे जाता है। 2017 में उसने क्वेश्चन पूछा बायोचार पे, 2019 पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया पायरोलाइसिस पे, ठीक है ना। तो ये चीज समझना, पायरोलाइसिस या गैसीकरण द्वारा बायोमास से निर्मित करते हैं। पायरोलाइसिस क्या होता है, ये अपशिष्टों को अलग करने की एक टेक्निक है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बायोचार मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब आपसे जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बायोचार के संदर्भ में बताइए। नंबर 1, ये मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं। नंबर 2, ये कृषि उत्पादकता में लाभकारी होते हैं। नंबर 3, ये इनको पायरोलिसिस या गैसीकरण द्वारा बायोमास से इनको निर्मित किया जाता है। तो आप बताओगे साहब बिल्कुल सही बात है, ये तरीके का चारकोल होता है, मृदा संशोधन के लिए प्रयोग में लाते हैं और इसे पायरोलिसिस या गैसीकरण के द्वारा हम बायोमास से निर्मित करते हैं, है ना। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, क्लियर। चलिए अगला आर्टिकल आता है, आईपीसीसी का अनुमान है कि समुद्र जल का तापी फैलाव मुख्य रूप से समुद्र स्तर वृद्धि का कारण है, न कि हिम चादरों का पिघलना। अगर आपको क्वेश्चन दे दे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दे कि समुद्र जल का तापी फैलाव का मुख्य रूप से, या कहें समुद्र स्तर वृद्धि का, सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन ये दे दे कि समुद्र स्तर में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, नंबर 1 समुद्र जल का तापी फैलाव, नंबर 2 हिम चादरों का पिघलना, नंबर 3 आपको दे दे मानव निर्मित क्रियाएं, है ना, नंबर 4 आपको यहाँ पे दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप बता देना कि हिम चादरों का पिघलना इसमें नहीं है साहब, समुद्र जल का तापी फैलाव मुख्य रूप से इसका वृद्धि का कारण है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए अब बात आती है कि जलवायु परिवर्तन हमने इतना पढ़ लिया, इंटरनेशनल लेवल पे हमने आईपीसीसी को पढ़ लिया, फिर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया घास छील रहा है क्या बैठे बैठे, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। 2008 में इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया था वो था राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किए गए थे। अब एक बात बताएं आपको, यूपीएससी कई बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन इनसे इंडिपेंडेंट रूप से भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन क्या है ना, तो आपको इनको भी पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय सौर मिशन तो आप जान गए, सूर्य से संबंधित। संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन आपको पता है, आपने देखा होगा यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो जैसे उजाला है आपका, है ना, तो ये सब क्या है, इसी से रिलेटेड है। अब सोच लो सर उजाला कौन है, अरे भाई उजाला कोई देवी जी नहीं है, उजाला आपको पता है ना, लैंप के बारे में जो हम एलईडी बल्ब वगैरह वो करते हैं। राष्ट्रीय सतत पर्यावास योजना हैबिटेट मिशन बनाएगा, राष्ट्रीय जल मिशन नमामि गंगे वगैरह आपने देखा होगा। हिमालय पारितंत्र को लेकर हैबिटेट के बारे में किया गया, सिक्योर हिमालय जैसे प्रोजेक्ट आए, है ना, आपने देखा होगा। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके का हम ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाते हैं, ठीक। राष्ट्रीय कृषि सतत एग्रीकल्चर जो हम करेंगे वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इतने 8 मिशन हैं, आपको ये 8 के 8 याद रखने में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 4x4 मूल्यांकन का क्या मतलब है। तो 4x4 मूल्यांकन एक रिपोर्ट है INCCA के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 4 प्रदेश और 4 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है, मतलब हर बार 4 प्रदेश लिए जाएंगे, मतलब 4 राज्य लिए जाएंगे, उनके 4 क्षेत्रों को, जैसे हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र, ये 4 प्रदेश हो गए, ठीक है। 4 मुख्य क्षेत्र, इनमें कौन कौन से, कृषि ले लिया गया, जल ले लिया गया, पारितंत्र एवं जैव विविधता और स्वास्थ्य, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है।
अब बात आती है ग्रीन बिल्डिंग। अभी हमने आपको ग्रीन हाउस गैस बताया था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन बिल्डिंग है। क्या है? हरित भवन ऐसे भवन होते हैं जो कम जल उपयोग, ऊर्जा का अनुकूलन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हरित भवन, ठीक है। अर्थात हम ये मान के चलें जिसमें कम से कम इन्वायरमेंट का लॉस हो, उसको बोलते हैं हरित भवन। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग अपने घर में घर बनवाते हैं, ठीक है, पूरा घर तो पैक करवा देते हैं, सीमेंट से, पुट्टी से, झुट्टी से पूरा पैक करवा देते हैं, ठीक। खिड़कियां भी ऐसे लगवाते हैं कि कांच के उसमें दरवाजे हों, और फिर उस पर क्या करते हैं, मूर्खों की हद देखो, एसी लगवाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाहर की जब हवा नहीं लोगे तो एसी तो लगवाओगे ही, तो एसी से क्या होगा, बिजली की खपत होगी, तो ये ग्रीन हाउस नहीं हुआ, ठीक। ग्रीन हाउस किसको कहते हैं? जैसे हमारा संसद भवन आपने देखा होगा, ठीक है, या राष्ट्रपति भवन, उसमें ठंडा करने के लिए क्या है, बड़े बड़े पानी के झरने लगे हुए हैं। उस समय के मुगल टाइम पीरियड में भी यही था, वो लोग पंखे के थोड़ा रखते थे, पूरा जो घर बनाते थे उसमें पानी ऊपर से नीचे तक बहता रहता था, पूरी बिल्डिंग वो ठंडी रहती थी, तो इसलिए वहां पे ठंडक बनी रहती थी बिल्डिंगों में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप जैसे आपके घर के मकान होंगे, कच्चे कच्चे मकान, ठीक है ना, तो वो कच्चे मकान ज़्यादा ठंडे होते हैं गर्मियों में। आप देखना कभी कुएं का पानी ज़्यादा ठंडा होता है फ्रिज के अपेक्षा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हरित भवन, ठीक। साथ ही ये परंपरागत भवनों के अपेक्षा कम कचरे का निर्माण करते हैं तथा रहने वालों के लिए स्वस्थ स्थान प्रदान करते हैं। शहरों में देखो बिना पन्नी के तो वो पानी भी नहीं पी पाते हैं, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है ग्रे। क्या है? ग्रे वास्तव में एक रेटिंग टूल है। रेटिंग टूल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने घर एक बनाया, अगर उसमें एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब उसमें लाइट की कम से कम ज़रूरत है, उसमें रोशनी अपने आप आती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है, उसमें हवा का बढ़िया शीतलन की व्यवस्था है, एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा है, बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के, तो उसमें अच्छी से अच्छी रेटिंग दी जाती है। तो ग्रे वास्तव में वही मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र है। ग्रे बिल्डिंग संसाधन, खर्च, अपशिष्ट जनन एवं संपूर्ण पारिस्थितिक प्रभाव के न्यूनीकरण का प्रयास करता है। इसमें 34 मापदंडों को अपनाया जाता है, जिसमें 8 बाध्यकारी, 4 आंशिक और शेष वैकल्पिक है। आपसे इसी पे अगर क्वेश्चन पूछेगा, मे बी, वैसे तो पूछना नहीं है, तो यहीं पे आपको घुमा देगा कि सभी के सभी बाध्यकारी मापदंड है। तो इतना कहाँ आदमी मानता है जो सभी बाध्यकारी कर ले, ठीक है। फिर बात आती है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये क्या है? 2001 में गठन किया गया था CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। भारत का प्रथम हरित भवन कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। अब आपको एक बुद्धि बताएं। बुद्धि क्या? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हरित भवन के संदर्भ में बताइए, ठीक है। पहले तो एक लाइन में परिभाषा दे देगा कि हरित भवन वो होते हैं जो पर्यावरणीय अनुकूली होते हैं, जिनमें जल का समुचित उपयोग होता है, ऊर्जा की अनुकूलन व्यवस्था होती है, ठीक। दूसरा, ठीक है, इस हरित गृह को मापने के लिए या उनको एक तरीके से सर्टिफाइड करने के लिए ग्रह नामक एक बॉडी का गठन किया गया। तीसरा, हैदराबाद देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हरित भवन का निर्माण किया। उपयुक्त में से बताइए कौन? समझ गए? तो आपको बताना पड़ेगा साहब तीनों के तीनों सही हैं। अब यहाँ पे एक बुद्धि बताएं। आपको लगा होगा मास्टर ऐसा कैसे आप क्वेश्चन बना देते हो, क्या समझते हो अपने आप को? तो देखो बाबूजी, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्या था? सिक्किम जैविक राज्य पहला बन गया। और कैसे पूछा था? ऐसे ही कि जैविक कृषि के संदर्भ में बताइए। एक फैक्ट दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया। इसको बोलते हैं यूपीएससी की स्पिरिट से बनने वाला क्वेश्चन। समझ गए? कोचिंग संस्थान बना देंगे, फलाना क्वेश्चन बताओ ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, 2001 में बना था। क्यों पूछेगा 2001 में? जहां पूछना है वहां बना नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसा लेना है। प्यार से नहीं पढ़ाना बच्चों को, पैसे से पढ़ाना है। और जहां पैसा आ जाए, प्यार वहां नहीं रहता ना। सिंपल सी बात है। ब्रेकअप तभी होते हैं जब पैसे की टकराहट होती है। लास्ट आर्टिकल है बाबूजी हमारा, अंतरराष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम। जैसे हमने इंडिया का देखा क्या था, ग्रे, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक है लीड, ठीक है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये यूएसए के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है, यानी कि जैसे इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वैसे यूएसए में है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के आवास के पर्यावरणीय पहलुओं को निर्देशित करने हेतु टेरी द्वारा गृह काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है। इतनी बातें समझ गए? ये मंत्रालय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा समर्थित है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे देगा? ये मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है? बिल्कुल भी नहीं साहब।
ये पेट्रोलियम और मिनरल्स के अंतर्गत नहीं आता, न्यू एंड रिन्यूएबल के अंतर्गत आता है। और एक और बात बता दें, यहाँ पे हो सकता है आपको दे दे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, वो भी नहीं, ठीक है। नोट क्या है, INCA द्वारा प्रति 2 वर्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। मूल्यांकन रिपोर्ट अभी मैंने बताया ना 4x4, तो आपसे मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो उम्मीद है कि आज के आर्टिकल आपको काफ़ी पसंद आए, आज की ये सारी घटनाएं आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपका आज डे 6 में हमने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट किया। डे 6 में हमने क्लाइमेट से संबंधित घटनाओं को कंप्लीट किया। अब आपको एक खुशी बता दें, खुशी क्या, आप में से अधिकांश बच्चों को पता चल गया होगा कि 6 दिन में हमने पूरा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूरा आर्टिकल कवर कर लिए, सारे जितने भी होते हैं, चाहे ओजोन की बात हो, चाहे पृथ्वी सम्मेलन की बात हो, जितनी भी बात हो, क्योटो प्रोटोकॉल से लेके जितने भी, ठीक है, सब हमने कवर कर लिए। यानी कि हमारा क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरह से कवर हो चुका, क्लाइमेट चेंज पूरा कवर हो चुका। आपको पता होना चाहिए कि हमने एनर्जी का भी आर्टिकल पूरा कवर कर लिया था। हमने ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल, उनको भी कवर कर लिया था, समझ गए। अगर मैं ये कहूँ तो आपकी इन्वायरमेंट का लगभग 50% पोर्शन कवर हो गया है, वो जिससे प्रोबेबली क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो वैसे भी हम करंट में ही आपको कराएंगे, ठीक है ना, बट आप इतनी बातें तो समझ ही गए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बताऊं, यहाँ से आपको करंट को भी अगर हम मिला दें, मान लो इसको हम करंट में शामिल कर दें, तो अगर हम इसको करंट में अगर शामिल करते हैं तो आप ये मानकर चलिए करंट के साथ अगर इस टॉपिक का रिलेशन हमने कर दिया इन 6 वीडियो का, तो आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, 7 से 8 मिल जाएंगे। अब लेकिन हम जो आपको 5 से 6 वीडियो आगे की क्लासेस में कराएंगे वो प्योर ट्रेडिशनल होगा। प्योर का मतलब ट्रेडिशनल कैसे होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे उसमें बताएंगे हम, पर्यावरण क्या होता है, जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं, कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या होता है, ठीक है, सहजीविता क्या होता है, सहभोजिता क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम आपको कराएंगे। उसमें पारिस्थितिकी कर्मता क्या होता है, तो उनसे क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में भी 1 या 2 आते हैं, में भी, लेकिन वही है ना, हमें तो पूरा इन्वायरमेंट कवर करना है ताकि हमारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। तो वो हम आपको कवर करा देंगे। तो वो हमारा जब कवर हो जाएगा तो पूरी हमारी इन्वायरमेंट हो जाएगी। अर्थात अगर मैं ये कहूँ जैसे इन्वायरमेंट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो हमने आपको इतना ये पोर्शन पूरा कवर करा दिया है। अब हम शुरू वाला आपको ये कवर कराएंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा है, लगभग 4 से 5 वीडियो में, आपका 6 वीडियो में, हो सकता है 7-8 वीडियो में, यानी कि डे 15 तक में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, 9 वीडियो में आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी पूरी सीरीज को समझ गए। और एक बात और, दिमाग से डर निकाल दो बिल्कुल कि टाइम से कोई चीज़ नहीं खत्म होगी, हर चीज़ टाइम से खत्म होगी। क्यों? क्योंकि ये श्री IAS एकेडमी है, यहाँ वादा किया ही नहीं जाता, निभाया भी जाता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।